नेपाल में आई तबाही अभी थमी भी नहीं थी कि एक और खतरा सामने आ गया। तिब्बत की तरफ बनी प्राकृतिक झील से पानी बाहर निकलने लगा है और बोटेकोशी में पानी फिर बढ़ रहा है। क्या अब एक और सैलाब आने वाला है? तापमान वृद्धि के कारण बर्फ रही है पिघल, तो और ज्यादा ये जो रॉकी मैटर है डार्क, ये और ज्यादा एक्सपोज होगा। जब ये और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो और एक्सपोज होगा, और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी। अब आप इसको नहीं रोक सकते। तो ये करके हमने एक ऐसे दानव को जगा दिया है जो हमारी एक्टिविटी से कहीं ज्यादा कार्बन अब एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है, और ये सब कुछ शुरू हो चुका है। लेकिन दुनिया के नेता अपनी अपनी जनता से ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये बात छुपाई जा रही है। ये सबको स्पष्ट था कि 1.5 डिग्री पर कुछ बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। एक टिपिंग पॉइंट है 1.5 डिग्री। क्या होता है 1.5 डिग्री पर? 1.5 से 2 डिग्री के बीच में फीडबैक साइकिल्स सक्रिय हो जाते हैं, जिसके बाद अब आपके हाथ में नहीं रह जाता किसी भी तरीके से तापमान वृद्धि को रोकना। अब आप नहीं रोक सकते। तो सबसे पहले तो जो आइस है, आर्कटिक आइस हो गई, ग्लेशियल आइस हो गई, उससे संबंधित तो बर्फ सफेद रंग की होती है ना? तो उस पर जब धूप पड़ती है, रेडिएशन पड़ता है, तो क्या करेगी उसको? वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। रिफ्लेक्ट बैक कर देती है तो हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना? तो ये काम बर्फ करती थी, पर तापमान वृद्धि के कारण बर्फ रही है पिघल। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के नीचे से क्या एक्सपोज हो जाता है? पत्थर या सेडिमेंट्स, या कभी कभी मिट्टी, सॉइल। ये किस रंग के होते हैं? ये गाढ़े रंग के होते हैं। जब ये गाढ़े रंग के होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? गर्म। जब ये गर्म हो जाएंगे तो इनके ऊपर जो बर्फ है या इनके बगल में जो बर्फ है वो और ज्यादा, जब और ज्यादा बर्फ पिघलेगी तो और ज्यादा ये जो रॉकी मैटर है डार्क, ये और ज्यादा एक्सपोज होगा। जब ये और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो और एक्सपोज होगा, और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी। अब आप इसको नहीं रोक सकते। अब आप इसको नहीं रोक सकते। अब ये साइकिल शुरू हो गया तो हो गया, अब आप इसको नहीं रोक सकते। और ये कहां तक जाएगा, इस बारे में दुनिया के नेता अपने अपने लोगों से कुछ बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। पर ये 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री पता नहीं कहां तक जा सकता है। बात करनी भी व्यर्थ है, क्योंकि वो बात करने के लिए कोई बचेगा नहीं। हम बहुत नाजुक लोग हैं, विशेषकर जो हमारी मनुष्य प्रजाति है, होमो सेपियंस। एक बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज के भीतर ही हम जी सकते हैं। हम जंगल पर आश्रित नहीं है, हमें फसलें उगानी होती हैं। वो जो हमारी फसलें हैं वो भी कुछ खास जगहों पर ही उगती हैं, कुछ खास तरीके की वो बारिश मांगती हैं, कुछ खास तरीके का वो तापमान मांगती हैं। वो ये भी मांगती हैं कि अगर हवा भी चले तो कितनी चले, कितनी ना चले, बारिश हो भी तो किस मौसम में हो, किस मौसम में ना हो। तो इंसान बहुत जबरदस्त तरीके से आश्रित है प्रकृति पर, और आबादी भी हमने इतनी बढ़ा ली है कि उसको खिलाना एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे ही ये साइकिल सक्रिय होते हैं कि उसकी चर्चा नहीं करी जाए तो बेहतर है। और साइकिल्स पर आते हैं बहुत सारे। बर्फ की बात हम कर रहे हैं तो परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है?
परमाफ्रॉस्ट, साइबेरिया, अलास्का, कनाडा, इन जगहों की वो चट्टान होती है या मिट्टी होती है जो लगातार जमी ही रहती है। और जब ये जमी रहती है तो ये अपने भीतर बहुत सारा कार्बन रोके रहती है, बांधे रहती है। परमाफ्रॉस्ट में कितना कार्बन है? जितना पृथ्वी के पूरे वातावरण में कार्बन है उससे 2 गुना। लेकिन ये अभी तक सिक्वेस्टर्ड था, बंधा हुआ था, लॉक्ड था। क्यों लॉक्ड था? क्योंकि इसके ऊपर बर्फ चढ़ी हुई थी। इसके ऊपर बर्फ चढ़ी थी। जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है, ये कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आता जा रहा है और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रिलीज होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनके। जब ऑक्सीजन मिल जाता है ऑर्गेनिक मैटर को, तब तो फिर भी कम नुकसान होता है, उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब वो ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में है, चट्टान में है, जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसका एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है और तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, तब मीथेन बनती है। और मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 85 गुना होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 85 मॉलिक्यूल्स जितनी हीट ट्रैप करेंगे, उतनी हीट मीथेन का एक अकेला मॉलिक्यूल करता है। ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये पिघल रहा है और बहुत तेजी से पिघल रहा है, और इसके पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही वातावरण में रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात ये? और इसको आप रोक नहीं सकते। उसने एक बार पिघलना शुरू किया तो क्या करेगा वो? हवा में क्या डालेगा? मीथेन। और मीथेन जैसे ही जाएगी वातावरण में, वो क्या करेगी? और तापमान बढ़ाएगी। जब और तापमान बढ़ाएगी तो परमाफ्रॉस्ट और पिघलेगा। जब और पिघलेगा तो वातावरण में और क्या जाएगी? मीथेन। जब वो जाएगी तो और तापमान बढ़ाएगी तो और पिघलेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। आप नेट जीरो कर भी दीजिए तो भी ये नहीं रुकेगा। अब नेट जीरो का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटी से हम अब कोई अतिरिक्त एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जोड़ेंगे। आप मत भी जोड़ो तो भी ये साइकिल सक्रिय हो गया तो अब पछताए होत क्या? अब आपको जो करना है कर लो। तापमान तो अब इसको बोलते हैं रन अवे क्लाइमेट चेंज, जिसको आप रोक नहीं सकते। इसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कार्बन बॉम्ब, जिसको आप रोक नहीं सकते। उसका चेन रिएक्शन होता है। अब वो शुरू हो गया तो अब हो गया, आप उसको नहीं रोक पाओगे। इसी तरह से होते हैं पीटलैंड्स। पीटलैंड्स क्या होते हैं और क्यों उनकी बात कर रहे हैं? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के बाद सबसे ज्यादा कार्बन इन्होंने ही अपने भीतर हमेशा दबा रखा होता है। ये कौन सी जगह होती हैं? वेटलैंड्स जानते हैं ना आप? वेटलैंड्स क्या होते हैं? फ्लडेड जगह है, जहां पर जमीन के ऊपर या पत्थरों पे, मिट्टी पे या ऑर्गेनिक मैटर पे लगभग हमेशा पानी चढ़ा रहता है। लगभग हमेशा वहां पर पानी चढ़ा रहता है। जब वहां लगभग हमेशा पानी चढ़ा रहता है तो वहां पर ऑक्सीजन कम रहती है ना। ऑर्गेनिक मैटर है और उसके ऊपर लगातार पानी चढ़ा हुआ है, जैसे वेटलैंड होता है। तो अब जब पानी चढ़ा हुआ है तो नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे ऑक्सीजन तो बहुत मिलेगी नहीं, कि मिलेगी? थोड़ी बहुत मिलेगी, वो भी जो पानी में घुली रहती है। तो उसका जो डिके होता है वो एनारोबिक होता है। बहुत सारी वहां पर मीथेन स्टोर हो जाती है। कितनी मीथेन स्टोर करते हैं पीटलैंड्स? पृथ्वी के सारे जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं
उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पीटलैंड्स में स्टोर्ड है। और ये जो पीटलैंड्स हैं, इनकी ड्राइंग हो रही है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, ये सूखते जा रहे हैं। सूखने के कारण सिर्फ यही नहीं है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, ये भी है कि आप वहां पर जाकर के अर्बन डेवलपमेंट कर देते हो, या जो पीट होती है उसके कई तरीके के इस्तेमाल होते हैं, हॉर्टिकल्चर में होता है, फ्यूल में होता है, आप वो पीट निकाल लेते हो। तो ये पीटलैंड सूखते जा रहे हैं। तो पानी के नीचे जितनी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दबी हुई थी, अब वो क्या हो रही है? वो एक्सपोज हो रही है। वो एक्सपोज हो रही है तो कहां जा रही है? वो वातावरण में जा रही है। जब वातावरण में जाएगी तो तापमान को और बढ़ा रही है। जब और बढ़ा रही है तो ये जो पीटलैंड है ये और ज्यादा सूख रहा है। और इनमें से परमाफ्रॉस्ट से और पीटलैंड से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जितनी कि ह्यूमन एक्टिविटी से तो कभी निकल भी नहीं सकती। ह्यूमन एक्टिविटी से इतनी निकली है कि इंडस्ट्रियल एज आने के बाद से 1750 से अभी तक हमने 280 ppm से लगभग 430 ppm कर दिया है। ये हमारा काम है। पर ये करके हमने एक ऐसे दानव को जगा दिया है जो हमारी एक्टिविटी से कहीं ज्यादा कार्बन अब एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है। और ये सब कुछ शुरू हो चुका है। लेकिन दुनिया के नेता अपनी अपनी जनता से ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बात छुपाई जा रही है। क्यों छुपाई जा रही है? क्योंकि कार्बन एमिशन टारगेट्स अगर आपको मीट करने हैं तो आपकी जो विकास की अवधारणा है और जिस तरीके के चुनावी सपने बेचे जाते हैं जनता को, वो रोकने पड़ेंगे। तो कोई नेता खुल करके अपने देश की जनता को नहीं बता रहा है कि आप प्रलय के कितने पास आ चुके हैं। कोई नहीं बता रहा। अमेरिका में जैसे नेताओं ने तो 2020 में बाहर ही कर दिया था अमेरिका को, पेरिस समझौते से ही। फिर वो वापस किया 2021 में। पर वो अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, हम मानते नहीं कि एंथ्रोपोजेनिक है क्लाइमेट चेंज। जहां मान भी लिया गया है, वहां मैंने आपको बताया ही कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य हमने चुने हैं रिडक्शन के, वो कितने बचकाने हैं। जैसे चुटकुला हो कि उन लक्ष्यों को पा भी लो तो हमने क्या कहा, कितना % रिडक्शन हो जाएगा? 2%। और करना कितना था? 45%। कोई नेता, कोई राजनेता अपने देश से सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये जो सच है ये बहुत बहुत कड़वा होगा। ये सच हमसे कहेगा कि अपने बाकी सारे धंधे छोड़ो, अपनी बाकी सारी वरीयताएं पीछे रखो। सीधे सीधे तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। खासकर अगर तुम अभी युवा हो और तुम्हारे बच्चे वगैरह हैं, तो तुम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नर्क की आग छोड़ के जा रहे हो। आज तुम्हारे बच्चे को जरा सी धूप लग जाए या गर्मी लग जाए तो तुम कहते हो अरे अरे ये क्या हो गया। बिजली चली जाए, एसी ना चले, तुम्हारा बच्चा परेशान हो जाता है और तुम अपने बच्चे के लिए सीधे सीधे हेल फायर छोड़ के जा रहे हो। लेकिन ये बात कोई नेता बताएगा नहीं, मीडिया ऐसा कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि कवर करने का मतलब होगा कि जलजला सा आएगा बिल्कुल। तो सब बिल्कुल एक फूल्स पैराडाइज में है। फूल्स पैराडाइज समझते हैं? बेवकूफ आदमी जो सोच रहा है सब ठीक है। और वो सिर्फ बेवकूफ ही नहीं है, वो बेईमान भी है। इस कदर बेईमान है कि अगर कोई आके उसको सच बताए तो सच को अस्वीकार करेगा और सच बताने वाले का ही मुंह नोच लेगा। ये चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत में भी। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।